हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। पिछले क्लास में यूनिट 1 एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन IPU यूनिट 1 का वीडियो बनाया था। आज मैं यूनिट 2 का एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ सभी क्वेश्चन मेरा प्रीवियस वीडियो जो यूनिट 2 का आप देखेंगे क्वेश्चन उसी का है, लेकिन उसी में से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके दिया हूँ कि ताकि आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है जो मिड टर्म में आपको आ सके। जो मैं क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ बायवेरिएट का है ये, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 2 वेरिएबल्स का है। पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ 3 fair coins are tossed. Let X denotes the number of heads on the first 2 coins and Y denotes the number first of 2 coins. Y denotes the number of tails, यानी X जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स डिनोट कर रहा है जो किस पर है, फर्स्ट 2 कॉइन्स पर है, और Y डिनोट्स कर रहा है आपका लास्ट 2 कॉइन्स पर टेल है। तो फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी यहां पर मैं नहीं किया हूं, मैं थ्योरी ऑलरेडी यूनिट 2 में मैं कर चुका हूं। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई का। तो सबसे पहले हम लोग इसका टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस होगा इसका HHH। कैसे सैंपल स्पेस होगा ये तो पता ही है आपको कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, HHT एटसेट्रा, ये होगा आपका सैंपल स्पेस। तो x क्या कह रहा है आपका, नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ हेड्स फर्स्ट 2 कॉइन्स में देखिए कौन कौन है, नंबर ऑफ हेड्स इन फर्स्ट 2 कॉइन्स HH एक आएगा, यानी एक ये आएगा आपका और एक ये आएगा, और 2 हेड किसी में नहीं है, देखिए, और किसी में 2 हेड फर्स्ट 2 कॉइन्स में नहीं है। तो x इक्वल टू 2 लिखेंगे, और इसमें बाई क्या आएगा, बाई का मतलब है नंबर ऑफ टेल्स ऑन द लास्ट 2 कॉइन्स। तो यहां पर लास्ट 2 कॉइन्स की जब बात करेंगे, तो इसमें कोई टेल नहीं है, इसमें एक टेल है आपका, यहां पर एक टेल है। तो फिर यहां पर देखेंगे फर्स्ट के लिए जो देखेंगे हम लोग नंबर, इसके लिए पहले चेक कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 2। तो x इक्वल टू हो गया आपका 2, x इक्वल टू 2। यहां पर बाई क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टेल्स इन लास्ट 2 कॉइन्स। लास्ट 2 कॉइन्स में कोई नंबर ऑफ हेड्स टेल्स नहीं है, तो 0। सेकेंड के लिए देखिए फर्स्ट 2 में हेड है आपका, तो 2 लिखे, और इसमें एक टेल है इसीलिए 1 लिखे। इसके लिए देखिए फर्स्ट 2 कॉइन्स में पर है आपका हेड और टेल, माने एक हेड है तो 1 लिखे, और लास्ट 2 कॉइन्स में हेड टेल कितना है, 1, तो उसमें भी 1 लिखे। सिमिलरली इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 1, तो नंबर ऑफ हेड्स 1 दिए। देखिए इससे आप चेक कर सकते हैं HTT में क्या हुआ है, फर्स्ट 2 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स 1 है तो 1 दिए, लास्ट 2 कॉइन्स में नंबर ऑफ टेल्स 2 है तो 2 दिए। फर्स्ट 2 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स 1 है तो 1 दिए, और लास्ट 2 कॉइन्स में नंबर ऑफ टेल्स 0 है तो 0 दिए। इस तरीके से ये हम लोग टेबल बना लिए, और टेबल बनाने के बाद हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे x, जो ये x शो करेगा आपका, और ये y शो करेगा। तो यहां पर 0 दिए, x का मतलब यहां पर 0 1 2, यानी नंबर ऑफ हेड्स 0, 1 हेड एंड 2 हेड। यहां पर नंबर ऑफ y का नंबर ऑफ टेल्स है, ये y है आपका, y नंबर ऑफ टेल्स है 0 1 2, यानी 0 0 का मतलब नो टेल नो हेड। 0 0 का मतलब 1 0 इसका लेंगे, 1 0 इसका लेंगे, इसका मतलब नो हेड एंड टेल, यानी यहां पर 0 होगा। वैसा इसमें है नहीं, देखिए यहां पर 0 0 दोनों 0 0 है, किसी में नहीं है। अब यहां पर 0 और 1 की बात करता है, तो x पर 0 देखिए, ये, और बाई पर देखिए आपका x पर 0 देखिए, बाई पर क्या देखेंगे आप, 1 देखेंगे, बाई पर 1।
तो एक ही है, तो इसीलिए ये देखिए एक है, इसीलिए 1/8 होगा। प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि टोटल जो सैंपल स्पेस की जो बात करते हैं वो 8 है, तो 1/8 हुआ। अब यहाँ पर 0 और 2 की बात करें, यहाँ पर x में आप कंसिडर करिएगा 0 और बाई में 2, तो बाई में 2 एक ही आ रहा है आपका, तो 1/8। और जहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, 0 + 1/8 + 1/8 कितना आएगा, 2/8। ये बाद में देख लेंगे। अब देखिए x पर 1 देखिए और बाई पर 0 देखिए, x पर 1 और बाई पर 0, x पर 1 और बाई पर 0, ये आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 1/8। और x पर 1 और बाई पर भी 1, x पर 1 बाई पर 1, ये आ रहा है आपका, एक ये आ रहा है आपका, एक ये टर्म आ रहा है और एक ये टर्म आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2/8। इसी तरह से पूरा टेबल को हम लोग फिलअप कर लेंगे। तब यहां पर जो इधर का जो सम करिएगा, 0 1/8 1/8, तो 2/8 आएगा आपका, 0 का प्रोबेबिलिटी आएगा। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है आपका, दिस एंड दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। बाई इक्वल टू 0 का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपका 2/8, यानी दोनों का सम किए हैं, और 1 का 1/8 + 2/8 + 1/8 यानी 4/8। इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। और इसका जब सम करेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और इसका जब सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया हुआ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है 2 वेरिएबल्स में, 2 रैंडम वेरिएबल्स में। अब यहां पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई गिवन x = 1, यानी बाई का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है जब x = 1 गिवन है आपका। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई = 0 गिवन दैट x = 1। तो पहले 0 का फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो 0 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए p प्रोबेबिलिटी p बाई = 0 ऑब्लिक, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई = 0 इफ x = 1 बी गिवन। तो इसका फॉर्मूला होता है p बाई = 0 इंटरसेक्शन x = 1 डिवाइडेड बाई p x = 1। देखिए अब इसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर बाई = 0 और x = 1 लीजिए। बाई = 0 है और x = 1 है, कितना है, 1/8। बाई = 0 और x = 1, तो 1/8, तो ये 1/8 लिखे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, x = 1 ये है, प्रोबेबिलिटी x = 1 ये होगा आपका, प्रोबेबिलिटी x = 1 इक्वल टू होगा आपका 4/8। तो इसको 1/8 डिवाइडेड बाई 4/8 कितना हो जाएगा, 1/4। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुआ। दूसरा कहता है बाई = 1, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई = 1, x हमेशा 1 ही लेना है आपका। तो किसका देखेंगे, x1 और बाई 1, x1 और बाई 1 कितना हो जाएगा, 2/8। तो ये लिखेंगे हम लोग 2/8 डिवाइडेड बाई 4/8। और इसको डिफिनीशन इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ p बाई = 1 इंटरसेक्शन x = 1 डिवाइडेड बाई p x = 1। डिनोमिनेटर में सभी में p x = 1 होगा, तो कितना आ जाएगा, 2/8। देखिए 2/8 कैसे हुआ, 1 का प्रोबेबिलिटी, यहां पर देखिए 1 का प्रोबेबिलिटी x = 1 और बाई = 1 कितना है, 2/8। इसीलिए 2/8 डिवाइडेड बाई 4/8 यानी 1/2। सिमिलर कंडीशंस बाई = 2 और x = 1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, शायद दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। आपको एक चीज बता दें, जो बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है आपका मिड टर्म में। तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है पहला प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। लेस देन एन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स 0 और 1 होगा। तो यहां पर इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ये तो दिया हुआ है आपका, तो इस तरीके से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। तो यानी बाई हमेशा 2 लेना है, तो x 0 भी हो सकता है और x 1 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी p x = 0 y = 2, x = 0 y = 2 में ब्रेक करेंगे और प्लस प्रोबेबिलिटी p x = 1 और y = 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी x = 0 और y = 2, इससे देखिए x = 0 और y = 2 0 होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 लिखे। और यहाँ पर आपका x = 1 और y = 2, x = 1
और बाई इजकल टू 2। देखिए एक्स इजकल टू 1 लिए और बाई इजकल टू 2, तो 1/16, यानी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन एन इक्वल टू 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब लेस देन एन इक्वल टू 1, इसका मतलब 0 का निकालेंगे, एक्स इजकल टू 0 का निकालेंगे और एक्स इजकल टू 1 का निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पी एक्स इजकल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी पी एक्स इजकल टू 1। और पी इजकल टू 0 कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी पी एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0 का मतलब ये है, मैंने इसका प्रोबेबिलिटी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 8/32। तो ये हो जाएगा आपका P0 का प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, और एक P1 का प्रोबेबिलिटी और ये वाला हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी P1 का प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 28/32 यानी दैट मीन्स 7/8 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी P बाई इजकल टू 3, बाई इजकल टू 3 देखिए ये है, तो ये जो कहलाएगा आपका, ये जो कहलाएगा, जो सम कहलाएगा, इसका जो सम करेंगे हम लोग, इसका जो सम करेंगे हम लोग, तो कहलाएगा आपका प्रोबेबिलिटी P बाई इजिकल टू 3 का प्रोबेबिलिटी होगा। इसको आप 1/32 प्लस 1/8 प्लस 1/64 आप ऐड करेंगे तो 11/64 होगा। एलसीएम लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 11/64 होता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सिमिलर तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। आप देख लीजिए इस तरीके से है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सिर्फ जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, मैं पहले ही वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको ये रिवीजन करने में आसानी होगी। यहां पर x एंड y आर 2 रैंडम वेरिएबल्स हैविंग द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है f(x/y) 1/27 2x प्लस y। x एंड y आर एज्यूम ओनली द इंटीजर वैल्यू 0 1 2, यानी x और y का जो वैल्यू है 0 और 1, 0 है 1 है और 2 है। फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फॉर x इजिकल टू x। सबसे पहले इसमें हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे। तो आपका दिया हुआ है f(x/y) इजिकल टू 1/27 2x प्लस y। तो यहां पर हम लोग लिख लिए, ये y का वैल्यू लिख लिए और ये x का वैल्यू लिख लिए। तो 0 1 2 ये गिवन है आपका। ये आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दिखाता है f(x) और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, f(y) कैपिटल Y और ब्रैकेट में स्मॉल y। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहले 0 और 0 है, x का वैल्यू भी 0 लेंगे और y का वैल्यू भी 0 लेंगे। किस में लेंगे हम लोग, इस फंक्शन में लेंगे। तो x 0 और y 0, तो f(x/y) का जो वैल्यू आएगा यानी 0 0 का जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। तो यहां का प्रोबेबिलिटी हो गया 0, मैंने ये जो हुआ आपका 0 हो गया। अब x 0 लेंगे, y इजकल टू 1 लेंगे। x 0 लीजिए और y इजकल टू 1 लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/27। तो यहां पर 1/27। और इसमें है x 0 लेंगे और y इजकल टू 2 लेंगे। x 0 लेंगे, y इजकल टू 2 लेंगे, तो 2/27। और जब सब को ऐड करेंगे तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगा, यानी 1 + 2 3/27। सिमिलर कंडीशन यहां पर लेंगे, x1 और y 0, x1 लिए और y 0, तो 2/27। तो यहां पर 2/27 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये टेबल हम लोगों का बनेगा। यहां पर इधर ऐड करेंगे तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपका आएगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगा आपका x इजकल टू 0 का और x इजकल टू 1 का होगा जब इसको ऐड करेंगे तो, और इसको ऐड करेंगे तो y इजकल टू 0 का, इसको ऐड करेंगे y इजकल टू 1 का, इसको ऐड करेंगे y इजकल टू 2 का। उसके बाद हम लोगों का जो कंडीशनल की जो बात करता है f(y/x) यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इफ x बी गिवन, तो होता है y इजकल टू 0 और x इजकल टू 0, इसका फाइंड आउट करेंगे। तो y 0 और x 0 आपका 0 है, तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली y इजकल टू 1 और x इजकल टू 0, y इजकल टू 1 और x इजकल टू 0, तो 1/27 है। तो देखिए इसका क्या निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इजकल टू 1 इफ x इजकल टू 0 बी गिवन। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इजकल टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर x इजकल टू 0 आपका 3/27 दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इजकल टू 1 x इजकल टू 0, y इजकल टू 1 और x इजकल टू 0 आपका ये है।
तो क्या हो जाएगा 1/27 डिवाइडेड बाई 3/27, दैट मीन्स 1/3। सिमिलरली आप तीसरा का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर पी, एक्स इजकल टू 0, वाई इजकल टू 1, 1/3, एक्स इजकल टू 1, वाई इजकल टू -1, 1/3 और एक्स इजकल टू 1, वाई इजकल टू 1, 1/3। तो हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल पहले बनाएंगे। तो हम लोग जो गिवन है हम लोग का, जैसे एक्स इजकल टू 0, वाई इजकल टू 1, यहां पर लिख दिए -1, यहां पर 0, यहां पर 1, बाई का वैल्यू लिखे, मैंने यहाँ पर बाई का वैल्यू आपका लिखे, रैंडम वेरिएबल बाई का, रैंडम वेरिएबल एक्स का लिखे -1, 0, 1। यहाँ पर जो गिवन है उसको इंडिकेट कर देंगे, बाकी सभी को 0 कर देंगे। यहाँ पर p x0 बाई 1, x0 और बाई 1 ये हुआ, x0 बाई 1 ये हुआ, तो 1/3 देखिए, तो 1/3 क्या हो गया, गिवन है आपका। x इजकल टू 1, बाई इजकल टू -1, x इजकल टू 1, बाई इजकल टू -1, ये भी 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे। x इजकल टू 1, बाई इजकल टू 1, x इजकल टू 1, बाई इजकल टू 1, तो 1/3 है ये। बाकी सभी को हम लोग 0 लिख देंगे, और यहां जब इसको ऐड करेंगे तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा f, यहां पर -1 का 0, यहां पर 1/3 सबको ऐड करेंगे, यहां पर 1/3, 2/3, यहां पर इस तरीके से 1/3, 0 और 2/3, और इसको जब ऐड करेंगे तो 1 होगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप सिमिलर वे से निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजकल टू 0 इफ y इजकल टू 1 बी गिवन, तो आप सिमिलर वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर मेरा एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, चाहे तो इस पर जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसका PDF कुछ अमाउंट पे करके आप इस नंबर पर संपर्क करके, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मंगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, वीडियो का PDF चाहिए, मैं इसको दे दूंगा, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का यह दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, जो सिंपल था, आपका टेबल बनाना था, उस तरीके से करते थे। यहां पर हम लोग जब कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाई, ये फंक्शन आपका गिवन है, आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका गिवन है, f(x(y) इज इक्वल टू 2, कब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और y का वैल्यू 0 और x के बीच में है, अदरवाइज ये 0 है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहां पर हम लोग यहां पर से चेक करेंगे, हियर f(x(y) ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। यहां पर जो अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, आप सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से 1 डबल इंटीग्रेशन, और 0 से x, यहां पर फंक्शन का वैल्यू देंगे f(x(y) dx और dy। तो इसका हम लोग पहले बाई के डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन है, तो या तो पहले आप x के टर्म में आप इंटीग्रेट करिए या तो बाई के टर्म में। चूंकि यहां पर बाई का वैल्यू, ये बाई का जो वैल्यू है आपका 0 और x गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी एक लिमिट 0 और x है, इसका मतलब ये बाई का वैल्यू है। तब हम लोग पहले बाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, और x का वैल्यू दिया हुआ है आपका, ये x का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 1, यानी जब ये बाई का वैल्यू दिया हुआ है, बाई का लिमिट दिया हुआ है, तो इसका डेफिनेटली जो बच गया जो लिमिट, वो x का लिमिट होगा। तो पहले इसको हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका हमेशा डबल इंटीग्रल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब पहले बाई के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई का इंटीग्रेशन बाई, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 to 1 x dx होगा, और जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2x² डिवाइडेड बाई 2, यानी डेट मीन्स 1 आना चाहिए, यहां पर 1 आना चाहिए आपको। अब यहां पर कहता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स डिनोट करते हैं हम लोग इसको। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ऑफ एक्स को एफ कैपिटल एक्स और ब्रैकेट एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स बाई डी वाई होता है। एफ एक्स बाई डी वाई होता है। आप याद रखेंगे इसको कि अगर एक्स का हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन करना है तो यहाँ पर डी वाई होगा, और अगर हम लोगों का बाई का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर डी एक्स होगा, और दोनों का लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 डी वाई लिखेंगे, यानी डी वाई का जो लिमिट है 0 से x लिखे हम लोग, 0 से x लिखे, और यहाँ पर हम लोग देंगे, यहाँ पर 0 से x दिया हुआ है, बाई का जो लिमिट्स जो दिया हुआ है आपका 0 से x दिया हुआ है, और x का लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। तो इसके बाई के रेस्पेक्ट में अगर जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2y होगा और 0 से x आएगा। देखिए बाई का जो लिमिट है आपका, यहाँ पर बाई का जो लिमिट है 0 से x के बीच में, इसलिए ये लिए हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2y 0 से x, तो ये 2x हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अदरवाइज 0 होगा। सिमिलरली आपका बाई का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो ये आएगा, हमने बाई टू 1 लेंगे 2 dx लेंगे, यानी 2 1 माइनस बाई होगा। इसका लिमिट लोअर लिमिट बाई लेना पड़ेगा और अपर लिमिट 1 लेना पड़ेगा आपका, बाई से लेकर के 1 तक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई गिवन x इक्वल टू x, तो इसका डिफिनेशन देखिए। कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई गिवन x इक्वल टू x होता है आपका एफ एक्स बाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स एक्स, यानी एफ एक्स बाई 2 दिया हुआ है और एफ एक्स एक्स दिया हुआ है आपका। एफ एक्स एक्स का जो वैल्यू आपका निकाला गया है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका निकाला गया है 2x, तो 2/2x इक्वल टू 1/x, और x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x गिवन बाई इक्वल टू बाई, उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में f बाई हो जाएगा, तो 2/2 1 माइनस बाई, यहाँ पर देखिए निकाला हुआ है आपका बाई का वैल्यू 2/2 1 माइनस बाई, यानी 1/1 माइनस बाई, यानी 0 से 1 के बीच में आपका लाई करेगा, 0 से x के बीच में लाई करेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट किया जाएगा। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे या अपने से देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसे हुआ, इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x एंड y आर 2 रैंडम वेरिएबल्स हैविंग ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन आपका एफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1/8 ब्रैकेट 6 माइनस एक्स माइनस बाई, और x का जो वैल्यू लाई करेगा आपका 0 से 2 के बीच में, और बाई का वैल्यू 2 to 4, यानी बाई लाइज बिटवीन 2 to 4, अदरवाइज 0। तो पहला फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 इंटरसेक्शन बाई लेस देन 3। तो हम लोग सिमिलर बनाएंगे, जैसे पीछे बना रहे थे, पिछला एक क्वेश्चन बनाए थे, उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो इसमें p x लेस देन 1, इसका मतलब x का जो लिमिट होगा 0 से 1 तक होगा, और बाई लेस देन 3, इसका मतलब बाई यहाँ पर 2 से 4 तक है, तो बाई लेस देन 3 का मतलब बाई 2 से 3 तक लिमिट होगा। बाई का जो वैल्यू होगा, बाई का जो लिमिट होगा 2 to 3 होगा। और फिर हम लोग फंक्शन का जो वैल्यू देंगे एफ एक्स वाई जो देंगे, एफ एक्स वाई देंगे 1/8 6 माइनस एक्स माइनस बाई, 6 माइनस एक्स माइनस बाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे इसमें आप x इक्वल टू 0 से 1 है और y इक्वल टू 2 to 3 है, तो आप चाहें x के रेस्पेक्ट में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पहले, और y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर y इन टर्म्स ऑफ x रहता
तो पहले हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करते। ओके स्टूडेंट्स, अगर बाई का वैल्यू मान लिया जाए 0 से x माइनस 3 रहता तो पहले हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते। लेकिन अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट है आपका, यानी x इक्वल टू 0 से 1, बाई इक्वल टू 2 से 3, तो आप या तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें पहले, या तो बाई के रेस्पेक्ट में करें, आंसर आपका एक ही आएगा। यहां पर हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं पहले, तो यहां पर देखिए 1/8 बाहर आया। बाई के रेस्पेक्ट में इसको किए तो 6 बाई माइनस एक्स बाई इसका, और इसका बाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट 2 to 3। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे, बाई के जगह पर पुट करेंगे हम लोग 3 अपर लिमिट, और बाई के जगह पर करेंगे 2 माइनस करके लोअर लिमिट, तो आपका आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा। ये आप आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा, कैलकुलेशन अपने से चेक करेंगे आप। अब हम लोगों को x के टर्म में आ गया, तो x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 7/2 का इंटीग्रेशन 7x/2, और x का इंटीग्रेशन x²/2। आप फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 7/2 माइनस हाफ, यानी दैट मीन्स 3/8 होगा। यानी पहला का जो प्रोबेबिलिटी होगा 3/8 होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रोबेबिलिटी p x प्लस बाई लेस देन 3, x प्लस बाई लेस देन 3। अगर x प्लस बाई लेस देन 3 है तो x प्लस बाई इक्वल टू आप 3 रखिए, बाई इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस एक्स, एंड बाई चेंजेज एज बाई इज इक्वल टू 2 से 3 माइनस एक्स। यहां पर अब देखिए बाई का वैल्यू 2 से 3 माइनस एक्स होगा, और x का वैल्यू 0 से 1 तक, x का वैल्यू हम लोग 0 से 1 तक ले रहे हैं हम लोग। हालांकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस आपका नहीं दिया हुआ है कि बाई का वैल्यू आप क्या लीजिए, सॉरी x का वैल्यू 0 से 1 तक लीजिए या 0 से 2 तक लीजिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया है। लेकिन ऊपर यहां पर जिस तरीके से क्वेश्चन किए उसी तरह से हम लोग x इक्वल टू 0 से 1 लिए हैं। यहां पर आप करेंगे पहले बाई के रेस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बाई इन टर्म 2 से 3 माइनस एक्स है, इसीलिए हम लोगों को बाई के रेस्पेक्ट में ही इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। पहले बाई के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगा 6 बाई माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2, और अपर लिमिट में 3 माइनस एक्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट में 2 पुट करेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन आपका ये आएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन अच्छे तरीके से देखिए, अगर आपको दिक्कत हो तो फिर देखिए बताएंगे आप कि यहाँ पर पहले अपर लिमिट में 3 माइनस एक्स लिखे बाई का वैल्यू, फिर माइनस करके 2 लिखे, तो इस तरीके से कैलकुलेशन आएगा आपका। फिर आपका जब x के टर्म में आ जाए तो उसको x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लीजिए 0 से 1 तक, तो ये आएगा 5/24। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला आया 5/24 इसका। एक क्वेश्चन और इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, यानी x लेस देन 1 ऑब्लिक बाई लेस देन 3, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 इफ बाई लेस देन 3 बी गिवन। तो हम लोग ये नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा p x लेस देन 1 आपका इंटरसेक्शन बाई लेस देन 3 डिवाइडेड बाई लेस देन 3। नॉमरेटर का जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी फ्रॉम इक्वेशन 1 से 3/8 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है बाई लेस देन 3 के लिए। बाई लेस देन 3 के लिए जब करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से 2 लेंगे, बाई लेस देन 3 है इसीलिए x 0 से 2 होगा, एंड बाई इज इक्वल टू 2 से 3 होगा, यानी x जो वेरी कर रहा है 0 से 2 तक और बाई वेरी कर रहा है 2 से 3 तक। और उसके बाद इसको पहले बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, उसके बाद फिर x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किए। पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से किए हैं उसी तरह से किए हैं। तो आप इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आपका 5/8 आएगा। देयरफॉर बाई लेस देन 3 के लिए जब 5/8 रखेंगे और 3/8 रखेंगे तो आंसर 3/5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में ये आ रहा होगा। देखिए ये दूसरे तरीके के क्वेश्चन है। इफ द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x एंड y इज गिवन बाई कैपिटल F x y दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ 1 माइनस e टू दी पावर माइनस x माइनस e टू दी पावर माइनस y प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस y। x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है।
तो पहले हम लोग मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, दूसरा में फाइंड आउट करना है आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले ही जैसा बना चुके हैं, इसीलिए तीसरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ए और बी कर रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन में दिखाता हूं कि किस तरीके से करना है। तो फॉर ए एंड बी द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स बाई if f x y is continuous therefore f x y यानी ये जो आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा डेल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका फॉर्मूला है, ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला है आपका। तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन इक्वल टू होता है आपका डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माने डबल डेरिवेटिव्स आप फाइंड आउट कीजिए, पार्शियली डबल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कीजिए एफ एक्स वाई का, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग एफ एक्स वाई के दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और देन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन ये पार्शियली करेंगे हम लोग। एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में। जब बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ई टू दी पावर माइनस एक्स ये भी 0 होगा, इसलिए क्योंकि जब पार्शियली बाई के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स का जो टर्म होता है वो कांस्टेंट माना जाता है, तो 0 हो गया। ई टू दी पावर माइनस बाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, ये ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई हुआ, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, एक्सपोनेंशियल का यही डिफ्रेंशिएशन होता है, और माइनस साइन आपका बाहर लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस था तो माइनस साइन हो जाएगा। तो ये एक वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, देन अब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका वापस डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ये हुआ आपका मार्जिनल मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन हुआ आपका एफ एक्स बाई एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब इसको हम लोग एफ एक्स वाई को एफ एक्स एक्स और एफ बाई वाई हम लोग लिख सकते हैं, और इसको इसलिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो जहां पर एफ एक्स एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स है और ये वाई, इसको एक फंक्शन मानिए, इसको दूसरे मार्जिनल फंक्शन मानिए, इसीलिए एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट हम लोग कह सकते हैं। अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन। जिस तरीके से आप ये जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, और ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट अगर जो कंडीशन को फुलफिल करता है। तो अगर आपका एफ एक्स वाई अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो एक्स और वाई जो रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट आप अपने से करेंगे, मैं इसे दिखा देता हूं कि किस तरीके से करना है आपको। ये देखिए, सी पार्ट आपको इस तरीके से करना है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं ऐसा। देखिए सी पार्ट हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग टू रैंडम वेरिएबल एक्स वाई है, हैव द फॉलोइंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ एक्स वाई दिया हुआ 2 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में और वाई लाई करता है 0 से 1 के बीच में। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो एज यूजुअल फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का देखिए इस तरीके से लेंगे आपका एफ एक्स एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई डी वाई। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, हम बाई का जो लिमिट लेंगे 0 से 1 के बीच में लेंगे, क्योंकि बाई हम लोगों का 0 से 1 दिया हुआ है। देखिए बाई का जो वैल्यू दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 0 से 1 लेंगे, और ये फंक्शन का जो वैल्यू देंगे 2 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी इसको बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एक्स ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन 2 वाई
माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस एक्स माइनस हाफ, यानी 2 माइनस हाफ 3/2 माइनस एक्स, ये पहला आया। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका बाई का आएगा, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 लेंगे और सिमिलर कंडीशंस आएगा, जहां पर यहाँ पर एक्स आ रहा था यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो एज यूजुअल हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन से इसको कर सकते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत आपको नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, और तीसरा दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, और चौथा दिया हुआ है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए दूसरा आपका कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इफ वाई इज गिवन। तो होता है आपको डिनोट करते हैं एफ एक्स ऑब्लिक वाई, एक्स ऑब्लिक बाई, यानी बाई गिवन है तो हम लोग बाद में लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्स पहले लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स बाई एक्स बाई डिवाइडेड बाई एफ वाई बाई, यानी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन आपका एफ वाई होगा, बाई है इसलिए यहाँ पर बाई होगा, एक्स रहेगा तो यहाँ पर एक्स लेंगे, यानी इसका मतलब नॉमिनेटर दोनों का सेम है। देखिए नॉमिनेटर 2 माइनस एक्स माइनस बाई और डिनोमिनेटर इसका 3/2 माइनस बाई है, और इसका डिनोमिनेटर है आपका 3/2 माइनस एक्स है। तो इसको कहते हैं हम लोग कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इफ वाई इज गिवन, पहला है, और दूसरा है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई इफ एक्स इज गिवन। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका 0 से 1 एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू है आपको 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स एक्स का जो वैल्यू 3/2 माइनस एक्स है, पहले ही हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स 3/2 माइनस एक्स डी एक्स, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 3x स्क्वायर बाई 4 होगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू बाई 3, और लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट 1 होगा, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 3/4 माइनस 1/3 दैट मीन्स 5/12 होगा, और सिमिलर कंडीशन बाई का होगा, जहां पर एक्स था वहां पर हम लोग बाई ले लेंगे तो इसका भी वैल्यू सेम होगा। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने जहां पर हम लोग एक्स लिए थे, एक्स एफ एक्स एक्स लिए थे, वहां पर एक्स स्क्वायर लेंगे, और देन इंटीग्रेटेड एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस एक्स डी एक्स, और एक्स का जो लिमिट होगा 0 से 1 तक होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, और जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यू बाई 2 आएगा, एक्स क्यू बाई 2 आएगा क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू अपॉन 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 4/4 में इसका इंटीग्रेशन 1/4 होगा। अब हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 5/12 है, तो 5/12 लिखे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1/4 माइनस 25/144 तो हो जाएगा 11/144। ये आपका कटा हुआ है, ये नहीं है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया 11/144, ऑल्सो वेरिएंस ऑफ वाई 11/144 होगा। अब एक और बचा है इसमें, और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अब एक बचा है आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यानी फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 5/12, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी फाइंड आउट कर चुके हैं 5/12। अब हम लोगों को मेनली फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो जहां पर हम लोग एक्स लिखते थे वहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स वाई,
और यहाँ पर डबल इंटीग्रल आएगा 0 से 1 और 0 से 1, क्योंकि दोनों का लिमिट 0 से 1 ही था, dx dy। तो एक्स बाई का एफ एक्स बाई का जो वैल्यू देंगे 2 माइनस एक्स माइनस वाई, जो फंक्शन हम लोग को गिवन है, एफ एक्स बाई गिवन है, 2 माइनस एक्स माइनस वाई गिवन है। तो पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में किए थे पहले। यहाँ पर आप चाहे तो किसी के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में या तो वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपका जो लिमिट है 0 से 1 और 0 से 1, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए हम लोगों का इंटीग्रेशन आप किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं तो ये आया आपका। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स के करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका एक्स क्यू बाई 3 और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो इस तरीके से आया। और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तब ये आएगा। फिर बाई के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तब ये आएगा आपका बाई का बाई स्क्वायर बाई 2, बाई का बाई स्क्वायर बाई 2 और बाई स्क्वायर का बाई क्यू बाई 2 आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका वैल्यू 1/6 आएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहाँ पर 1/6 रखेंगे, यहाँ पर 5/12, यहाँ पर 5/12, तो 1/6 माइनस 25/144। देखिए 1/6 माइनस 25/144, तो आपका -1/144 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। ये इसका टेबल हम लोग पहले बना चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन उसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई नहीं था और ये आपका रो एक्स वाई नहीं था। ये दोनों आप हम लोग को नहीं किए थे, लेकिन हम लोग एक्स और वाई का जो टेबल है आपका वो हम लोग बना चुके हैं। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का टेबल हम लोग बना चुके थे। तो यहां पर कहता है पहले एक्स डिनोट्स कह रहा है द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 कॉइन्स एंड वाई डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स ऑन द लास्ट 2 कॉइन्स। तो हम लोग टेबल पहले की तरह से ही देख लेते हैं, जैसे पहले हम लोग टेबल बना चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिएगा पहले के सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लिया था यही टेबल में बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, याद कीजिए। तो यहां पर अब देखिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है कोवेरियंस ऑफ एक्स, और कोवेरियंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की बात करेंगे तो 0 यानी एक्स इक्वल टू 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/8 दिया हुआ है। फिर 1 लेंगे, इस 1 का प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी 4/8। फिर उसके बाद 2 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी 2/8। यानी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग लेंगे मार्जिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मार्जिनल जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर EX हो गया, EY सिमिलर निकल जाएगा 0 के लिए, मल्टीप्लाइड 2/8 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड करेंगे 4/8 से एंड 2 मल्टीप्लाइड करेंगे 2/8 से। तो आपका दोनों का वैल्यू आपका EX और EY 1 फाइंड आउट हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई प्रोबेबिलिटी एक्स एंड वाई, यानी फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी है एक्स एंड वाई का फंक्शन। तो 1 और 1 0 के लिए हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 0 का जो वैल्यू है, अगर जो एक्स भी 0 लेंगे और वाई भी अगर जो 0 लेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग x1 ले रहे हैं, y1 ले रहे हैं, तो x1 और 1 का जो प्रोबेबिलिटी होगा 2/8 होगा। देखिए 1 और 1 का जो प्रोबेबिलिटी होगा 2/8 होगा। तो क्या लिखेंगे 1 × 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, और इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 2/8 होगा। और उसके बाद हम लोग 1 और 2 लेंगे, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, और उसका देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में है 1 और 2 का 1/8, तो ये 1/8 आया। फिर हम लोग लेंगे 2, यानी x का वैल्यू 2 लेंगे और y का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे,
तो x का वैल्यू 2 लिए, y का वैल्यू 1 लिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी हुआ 1/8। देखिए 1/8 लिए, 2 और 1। फिर लेंगे 2 और 2, और 2 और 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, और ये आपका है अब 0, तो इसीलिए 0 लेंगे। और टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग कोवेरियंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और ये दोनों का वैल्यू आपका 1 आया हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आया हुआ है 3/4, तो 3/4 माइनस 1 दैट मीन्स -1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका वेरिएंस फाइंड आउट करिए और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, यानी एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, देखिए 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, और सभी को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 होगा। सबको ऐड कर देंगे, 0 स्क्वायर इंटू 2/8, 1 स्क्वायर इंटू 4/8, 2 स्क्वायर इंटू 2/8, तो हो जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका वेरिएंस क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी 3/2, इसका 3/2 आया है और ये -1 है, तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ बाई सिमिलर, वेरिएंस ऑफ बाई भी हाफ होगा, जब वेरिएंस ऑफ एक्स हाफ हुआ तो वेरिएंस ऑफ बाई भी यहाँ पर हाफ होगा। अब हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई की जो बात करते हैं, जिसको हम लोग रो एक्स वाई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है आपका -1/4 आपका आया हुआ है, और वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई हाफ आया हुआ है दोनों, तो हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4 होगा, इसका मतलब -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 दैट मीन्स -0.5 आएगा। इस तरीके से आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट होगा। यहाँ पर कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई यानी रो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं कोवेरियंस और कोरिलेशन का। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एफ एक्स वाई गिवन है आपका e⁻x - y ओवर 0 लेस देन एक्स। 0 लेस देन एक्स का मतलब x ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और 0 लेस देन y का मतलब y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 यानी y का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो पहले हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करेंगे x का, तो इसको f कैपिटल x से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका -∞ टू इन्फिनिटी f(x/dy)। हम लोग पहले भी ऐसा फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर x का y वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, x भी वेरी कर रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर चूंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे इंटीग्रेशन का, और e⁻x - y, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, y के रेस्पेक्ट में, तो e⁻x इंटू e⁻y dy लिखेंगे, और e⁻x कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये बाहर रहेगा, तो हो जाएगा e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड होगा, यानी 0 से इन्फिनिटी जाएगा, इसका लिमिट जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो देखिए ये माइनस साइन को बाहर ले लिए हैं, -e⁻x हो गया, और e⁻∞ अगर जो इन्फिनिटी पुट करेंगे अपर लिमिट तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो e⁻∞ लिखे, 0 पुट करेंगे e⁻0, और इसका वैल्यू होता है आपका 0, तो कितना वैल्यू आ गया आपका 0 - 1 दैट मीन्स e⁻x आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा आपका ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y आपका होगा e⁻y। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम लोगों का 0 टू इन्फिनिटी x e⁻x dx, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x है e⁻x,
तो e टू दी पावर माइनस एक्स रखे dx और 0 से इन्फिनिटी लिए, तो इसको बाय पार्ट से हम लोग कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिए हैं। इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लिए हैं और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लिए हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग फॉर्मूला यूज कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब आपका इसका वैल्यू आएगा 1। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई भी 1 आएगा, इसमें भी बाय पार्ट्स लगाएंगे हम लोग। अब हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाई फाइंड आउट करेंगे, यानी डबल इंटीग्रल की बात करेंगे। एक्स का भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी और बाई का भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और एक्स जहां पर एक्स रख रहे थे हम लोग एक्स बाई रखेंगे इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस बाई हम लोग रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो dx dy होगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, देखिए यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, देन हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 1 आया है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई कितना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई, यानी 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 है इक्वल टू 0। तो जब कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई 0 है तो क्या हो जाएगा आपका कोरिलेशन, जो कोरिलेशन होगा कोरिलेशन भी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, एक्स एंड बाई आर। कोरिलेशन अगर जो 0 आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई अगर 0 है तो उसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट, एक्स एंड बाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 10 इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका आने की पॉसिबिलिटी है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस टाइप के आने की पॉसिबिलिटी है, न कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका आईपीयू में आया हुआ है, आईपीयू में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इफ एक्स एंड बाई आर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, देन प्रूव दैट वेरिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वेरिएशन ऑफ एक्स प्लस वेरिएशन ऑफ वाई प्लस ट्वाइस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले एक्स एंड बाई आर रैंडम वेरिएबल, यू इक्वल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं a1 x प्लस a2 y। हम लोग जनरलाइज कर लिए, मैंने जनरल ले लिए, फिर a1 और a2 का वैल्यू अलग से बाद में देंगे, a1 का वैल्यू 1 दे देंगे और a2 का वैल्यू 1 दे देंगे, तो मेरा ये आंसर आएगा। आप चाहें तो a1 प्लस a2 नहीं भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं u इक्वल टू एक्स प्लस बाई भी लिख सकते हैं। तो e एक्सपेक्टेशन ऑफ u सभी में एक्सपेक्टेशन लगेगा, और a1 और a2 मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो a1 बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस a2 एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो u माइनस e एक्सपेक्टेशन ऑफ u क्या हो जाएगा, a1 बाहर आ जाएगा, e एक्सपेक्टेशन ऑफ x को हम लोग क्या लेंगे, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस a2 y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। और जब हम लोग इसको स्क्वायरिंग भी है, जब इसको दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस e टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा। माने इस तरीके से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब अब हम लोगों का क्या कहलाएगा, VU यानी वेरिएंस ऑफ u। तो ये कहलाएगा वेरिएंस ऑफ u कहलाएगा ये, और ये कहलाएगा a1 वेरिएंस ऑफ x, a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y एंड 2a1 a2 को वेरिएंस ऑफ x y। हम लोग को इसका डिफिनीशन यही है। a1 इक्वल टू 1 और a2 इक्वल टू 1 लेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब फाइनल आंसर, वेरिएंस ऑफ u इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब वेरिएंस ऑफ u को क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेम एंड लीफ प्रॉब्लम। स्टेम एंड लीफ प्रॉब्लम, उसका क्वेश्चन आपका पूछा तो नहीं गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसके पहले और कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है और बहुत इजी टॉपिक्स है। तो हम नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टेम एंड लीफ का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द कोटाइल फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेम प्लॉट, यूज द स्टेम प्लॉट टू डिटरमिन द कोटाइल Q1, कोटाइल Q3 एंड द रेंज ऑफ R फॉर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द मीडियन आपका गिवन है 73। हम लोग स्टेम एंड लीफ का जो प्रॉब्लम करेंगे उसके लिए आपको
मेरा वीडियो से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, स्टेम और लीफ किस डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन है आपका, इवन यहाँ पर गिवन है स्टेम, लेफ्ट साइड वाले को स्टेम कहते हैं, राइट साइड वाले को हम लोग लीफ कहते हैं। तो ये स्टेम है आपका 5 5 6 6 7 7, ये है आपका स्टेम है। और लीफ कौन है आपका 2 5 6 4 6 6 7 9 एटसेट्रा आपका लीफ है। तो इसको रीड कैसे किया जाता है, स्टेम जैसे 5 है ये आपका, यहाँ पर 5 लिए, इसको हम लोग की कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर से देखिए चेक कीजिए, इसको हम लोग की कहते हैं। 5 स्टेम में दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है आपका लीफ में दिया हुआ है। इसका मतलब, इसका मीनिंग जो 52 ईयर्स दिया हुआ है, इसका मतलब 5 2 लिखा हुआ अगर जो है तो इसको लिखेंगे 52 ईयर्स। अगर मान लिया जाए 5 और 5 है तो इसको 55 ईयर्स लिखेंगे, 5 और 6 है तो 56 ईयर्स लिखेंगे, 6 और 4 है तो 64 ईयर्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका मीडियन क्या दिया हुआ है 73, तो इसका मतलब 73 देखिए किस में आएगा, मीडियन ये आपका 73 दो आ सकता है, 73 ये आ सकता है, इससे भी आ सकता है और इससे भी 73 आ सकता है, लेकिन मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आपको डिवाइड करिएंगे तो 11 पार्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पार्ट आपको लोअर में आएगा। अपर में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपका इधर आया, 11 उधर आया, तो इसका मतलब मिड पॉइंट यही 73 है, तो जो मीडियन कहलाएगा। और हम लोग कोटाइल किसको कहते हैं, Q1। यहाँ पर अपर जो हाफ, लोअर जो हाफ पार्ट है ये आपका, ये और ये अपर हाफ पार्ट है, दोनों हाफ हाफ में डिवाइड होगा। तो लिख दिए हम लोग, टू फाइंड द कोटाइल मीडियन वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, मीडियन वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी जो 11 पार्ट को है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक फाइंड आउट होगा Q1 कोटाइल 1 और दूसरा फाइंड आउट होगा Q3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए द मीडियन, देखो हियर दिस लीव्स 11 वैल्यूज बिलो एंड 11 वैल्यूज अबव, 11 वैल्यू बिलो है, 11 वैल्यू आपका बिलो है और 11 वैल्यू आपका अपर में है। तो दोनों 11 वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 6 देखिए, 11 वैल्यू को अगर जो हाफ में डिवाइड करेंगे तो 6 टर्म आएगा, यानी 11 ऑड है हम लोगों का तो 6 टर्म आएगा। देखिए 2 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म आया। तो ये आपका आया, देखिए ये 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी आया किसका 6, यहाँ पर स्टेम में है आपका और 6 आपका लीफ में है तो 66, ये आपका कोटाइल 1 आएगा, कोटाइल 1। यानी हाफ जब 11 टर्म आया तो 11 आपका ऑड है, तो ऑड का हाफ करने के लिए करना पड़ता है 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कोटाइल आपका 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मीडियन को छोड़ करके अपर हाफ में देखिए 1 2 3 4 5 6 में आया आपका कौन 75, तो 75 Q3 कहलाएगा, 75 क्या कहलाएगा Q3 कहलाएगा। और इंटर कोटाइल, अब यहां पर 75 हो गया, अब इंटर कोटाइल रेंज जो होगा Q1 हो गया 66, Q3 हो गया 75। तो इंटर कोटाइल रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इंटर कोटाइल रेंज इज इक्वल टू होता है Q3 - Q1। तो Q3 - Q1 इसमें लेंगे हम लोग, तो इंटर कोटाइल रेंज आपका फाइंड आउट होगा इसमें Q3 - Q1, यानी 75 - 66 इज इक्वल टू 9। और रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपका है 77, देखिए 7 और 7 लास्ट वाला टर्म, यहां पर ये लेंगे आपका स्टेम में और ये लेंगे लीफ में, तो 77 हुआ लार्जेस्ट वैल्यू हुआ। और लोएस्ट हुआ आपका 52, तो यहां पर 52 हुआ, यानी दोनों का अगर जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से हम लोगों को रेंज फाइंड आउट होता है। तो स्टेम और लीफ का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप ये प्लॉट करेंगे कि स्टेम का कैसे होगा और लीफ कैसे होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर कीवर्ड जो यहां पर जो की लिए हैं हम लोग,
की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी से आपको पता लगेगा 52 ईयर्स है या 52 सेंटीमीटर है या 52 मीटर्स है या 5.2 मीटर्स है या 5.3 मीटर्स है, इससे ही पता लगेगा। और इसके लिए आपको मेरा यूनिट 2 का प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जो यूनिट 2 के लिए जो वीडियो बनाए हैं पूरा थ्योरिटिकल। यहाँ पर तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, उसमें लीफ और स्टेम और लीफ को मैं बना के दिखाया हूँ कि कैसे बनता है वो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं स्टेम और लीफ का। द स्टेम प्लॉट डिस्प्लेज द टेस्ट स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितना है 20, और 20 आपका इवन है। और इसका की क्या दिया हुआ है आपका 10 का मतलब 10, 10 का मतलब 10। तो इसका मतलब 10 यहां पर लिखा हुआ है 10, 1 और 2 यहां पर है तो 12 हो जाएगा। यानी की आपका दिया हुआ है, की आपका दिया हुआ है 10 लिख रहे हैं यहां पर 10 है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं है, ये 2 का है। यहां पर की दिया हुआ है 10 क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही बनाता हूं। डिस्क्राइब द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पहले शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। दूसरा कर रहा है डिटरमिन द मीडियन। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आगे का क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। डिटरमिन द मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करना है। डिटरमिन द क्वार्टाइल Q1 एंड Q3 एंड कैलकुलेट द इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मोर स्कोर्स कंसंट्रेटेड एट द हायर इंड, यानी 20s एंड 30। यहां पर 20s और 30 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा आपका 20 और 30 के बीच में है। इसका मतलब विथ ए थिनर टेल, और टेल इसका थिनर है। देखिए इधर जो अपर है यहां पर मैंने 1 0 1 2 1 5 ये सब जो है आपका थिनर पार्ट है। तो इसलिए इसमें मैंने जो अगर आपका हायर इंड थिकर पार्ट हो और विथ ए थिनर टेल ट्रेलिंग ऑफ टुवार्ड्स द लोअर स्कोर अगर टेल की तरह हो, यानी थिनर हो, और हायर जो स्कोर है, मोर स्कोर जो है वो अगर आपका थिक है, तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिवली अस्क्यूड कहते हैं, और शेप कहते हैं उसको, और अस्क्यूड टू लेफ्ट। इसको हम लोग बाद में करेंगे, बाद के क्वेश्चन में लेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसको कहते हैं निगेटिवली अस्क्यूड और किसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिवली अस्क्यूड। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप स्किप करके देखें, स्किप कर दे, हम बाद में इसको समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके, हियर n इक्वल टू 20, तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 10th और 11th, यानी अगर इवन रहता है तो आपका होता है फॉर्मूला n/2 प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो n/2 हुआ 10 और n/2 प्लस 1 हुआ 11, यानी 10 और 11 आइटम का हम लोग एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो 10 और 11 कौन होगा, देखिए आपका यहां पर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये होगा, यानी 25 और 27। तो 25 और 27 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 जो आएगा वो मीडियन कहलाएगा। और क्वार्टाइल 1 की जब बात करते हैं तो क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट 10 वैल्यूज। मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट 10 वैल्यूज लेंगे तो ये आएगा, एक 5th आएगा और एक 6th आएगा। मिड पॉइंट ऑफ इसका लेंगे 10 वैल्यू का लेंगे तो 5th टर्म आएगा और 6th टर्म आएगा, और उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो 5th टर्म देखिए कौन आएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 और 6, यानी 15 और 16। तो 15 और 16 नहीं आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5, यानी 16 आ रहा है और 19 आ रहा है, यानी 16 और 19 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 जो आएगा आपका वो आपका कहलाएगा क्वार्टाइल 1। सिमिलरली क्वार्टाइल 3 की जो बात करेंगे तो 15 और 16 टर्म का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, 30 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30.5। उसके बाद आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा Q3 माइनस Q1, तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया और ये रेंज हो गया।
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं एक बॉक्स प्लॉट का क्वेश्चन लिया हूँ। बॉक्स प्लॉट भी आपका सिलेबस पे मेंशन है। इसमें है कंस्ट्रक्ट ए बॉक्स प्लॉट फ्रॉम ए 5 नंबर समरी। कंस्ट्रक्ट ए बॉक्स प्लॉट फ्रॉम ए 5 नंबर समरी, यानी 5 नंबर समरी का मतलब आपका मिनिमम दिया हुआ है एक, Q1 दिया हुआ है 66, M दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है आपका 73, Q3 दिया हुआ है 75 और मैक्सिमम वैल्यू जो दिया हुआ है 77। इसको कहते हैं 5 नंबर समरी कहते हैं। ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज इन ईयर्स इज 23 कंट्रीज। कितना नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है आपका 23। और आपका की क्या दिया हुआ है 5/2। 5/2 का मतलब 52 ईयर्स। मिनिमम क्या है आपका 52, यहाँ पर 2 है 52। मैक्सिमम क्या दिया हुआ है आपका 77। Q1 क्या दिया हुआ है 66 और मीडियन क्या दिया हुआ है 73, पिछला क्वेश्चन ही है। और Q3 क्या दिया हुआ है 75। इतना आपका गिवन है। तो कहता है यूज द 5 नंबर समरी टू कंस्ट्रक्ट ए बॉक्स प्लॉट। हम लोगों को बॉक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन लेंगे। देखिए आपका मिनिमम है 52, मिनिमम है आपका 52 और मैक्सिमम है आपका 77। तो 50 से लेकर के 80 तक हम लोग नंबर लाइन लिए हैं। यहाँ पर देखिए 52 लिए हैं जो मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है 77 लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q1 देखिए क्या है 66, तो यहाँ पर हम लोग 66 लिए हैं। यहाँ पर Q1 66 लिए हैं, Q1 है। और Q3 कितना है 75, तो यहाँ पर लिए हैं 75। तो Q1 और Q3 का लेंथ का एक बॉक्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। यानी कभी भी अगर बॉक्स की बात करेंगे तो जो Q1 होगा और Q3 होगा उसके बीच में ये बॉक्स बनेगा, उसके बीच में ये हम लोग इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद मीडियन आपका 73 है, तो बॉक्स को मीडियन के सामने ने 73 के सामने एक लाइन प्लॉट करेंगे। ये जो लाइन जो कहलाएगा आपका मीडियन कहलाएगा और ये जो इंड पॉइंट कहलाएगा ये बॉक्स का वो Q1 कहलाएगा और राइट साइड जो कहलाएगा मीडियन का वो कहलाएगा Q3 कहलाएगा। तो हम लोग को क्या क्या शो हो गया, Q1 हो गया, मीडियन हो गया, ये मीडियन है, देखिए ये मीडियन है आपका और Q3 हो गया। उसके बाद इसमें विस्कर्स होता है, जो स्ट्रेट लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं उसको विस्कर्स कहते हैं। तो विस्कर्स कहाँ तक आएगा, हम लोग का डेटा शुरू हुआ है 52 से और लास्ट हुआ है आपका 77 से। तो इस बॉक्स से इस तरीके से आप एक लाइन प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं विस्कर्स कहते हैं। यानी इससे ये पता लगता है कि मेरा ग्राफ 52 से लेकर के 77 तक गया है। एक राइट साइड विस्कर होगा और एक लेफ्ट साइड विस्कर्स होगा। यही है आपका बॉक्स प्लॉट। मैंने बॉक्स प्लॉट में हम लोग को क्या क्या वर्ड आएगा, विस्कर्स आएगा, बॉक्स के दोनों साइड रहेगा लेफ्ट और राइट साइड, एक लाइन बॉक्स के अंदर प्लॉट करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे जिसको हम लोग मीडियन कहेंगे, और रीड भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिया हूं, ओनली बॉक्स प्लॉट दिया हुआ है आपका। फॉर द बॉक्स प्लॉट शोन राइट डाउन, मीडियन हमको बताना है, क्वार्टाइल Q1 Q3 बताना है और इंटर क्वार्टाइल रेंज बताना है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताना है, द वैल्यूज ऑफ द एनी पॉसिबल आउटलियर्स बताना। आउटलियर्स का मतलब होता है पॉइंट्स, मैंने आउटसाइड का जो पॉइंट होता है, डॉट होता है, उसको कहते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अंडर द इंड ऑफ द डेटाबेस डेटा सेट दैट विल बी द क्लासिफाइड एज एन आउटलियर्स। ये सब सारा चीज निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बॉक्स को देखिए, यहाँ पर आपका स्केल दिया हुआ है 0, 10, 20, 30 एटसेट्रा स्केल दिया हुआ है। तो बॉक्स जहां पर से यह स्टार्ट होगा और जहां पर एंड करेगा, जहां से स्टार्ट होगा उसको हम लोग Q1 के नाम से जानते हैं, यानी क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करते हैं। और बॉक्स जहां पर एंड होगा उसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3। और बीच में जो ये लाइन है उसको हम लोग कहते हैं मीडियन।
तो बीच में जो लाइन है 36 पर है, तो मीडियन कितना हो गया 36। और कहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो गया है 30 से, तो Q1 हो गया 30। एंड कहाँ इंड हुआ है 44 पर इंड हुआ है, तो Q3 हो गया 44। और जब इंटरकोटाइल रेंज की बात करते हैं तो क्या आता है आपका Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 यानी 44 माइनस 30 दैट मीन्स 14। ओके स्टूडेंट्स, अब मिनिमम की जब बात करता है तो मिनिमम है आपका यहाँ पर देखिए 4 और मैक्सिमम है आपका 92 और मैक्सिमम है आपका 92। तो मिनिमम क्या हो गया 4 और मैक्सिमम क्या हो गया 92। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर रेंज की जब बात करेंगे तो 92 माइनस 4 वो रेंज कहलाएगा आपका, 92 माइनस 4 आपका रेंज कहलाएगा। अब यहां पर आता है आपका कि जो पॉसिबल आउटलियर्स है, तो यहां पर डॉट देखिए कौन कौन है। 4 पर डॉट है तो 4 पॉसिबल आउटलियर्स है। यहां पर डॉट दिया हुआ है आपका 70 पर, तो 70 एक आउटलियर्स हुआ। आउटलियर्स का मतलब जो डॉटेड जो होता है उसको कहते हैं, यानी आउटलियर्स का मतलब है कि बॉक्स से डिस्कनेक्ट है ये, यानी बॉक्स से ये डिस्कनेक्ट है, बॉक्स से ये बहुत दूर पर है, इसीलिए इसको डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। वो हम थ्योरी में आउटलियर्स का जो थ्योरी बताए हैं उसका डिफिनीशन बताए हैं, आप उसमें आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो में जो यूनिट 2 के लिए मैं बनाया हूँ। यहाँ पर 84 पर एक डॉट है और 92 पर है, तो ये कहलाएगा आपका आउटलियर्स कहलाएगा। अब लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द अपर इंड ऑफ द डेटा सेट दैट विल बी द क्लासिफाइड एज एन आउटलियर्स। तो इसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। हम लोग अपर फेंस की बात करते हैं तो Q3 प्लस 1.5 इंटू इंटरकोटाइल रेंज। तो Q3 आपका 44, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है आपका अपर फेंस फाइंड आउट करने के लिए। और लोअर फेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR इंटरकोटाइल रेंज हो जाएगा, यानी 44 प्लस है ये 44 प्लस 1.5 इंटू 14 यानी 44 प्लस 21 इक्वल टू 65। और देखिए ये आपका फॉर्मूला है, अपर फेंस इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ये फॉर्मूला है आपका। तो अपर फेंस हो जाएगा 44 प्लस 1.5 इंटू 14 यानी 44 प्लस 21 इक्वल टू 65। एंड लोअर फेंस होगा Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR यानी 30 माइनस 3/2 यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 14 दैट मीन्स 9। एनी वैल्यू बिलो 9 इज एन आउटलियर्स। अब इससे ये पता लगता है कि जो 9 से जो बिलो होगा वो आउटलियर्स कहलाएगा, और यहाँ 65 से जो एबव वैल्यू होगा वो आउटलियर्स कहलाएगा। इसका मीनिंग यही है कि ये जो होगा, ये जो वैल्यू निकालने हैं यानी 65 से जो एबव होगा, 65 के जो बाद होगा, देखिए यहाँ पर 65 के जो बाद होगा, यहाँ पर देखिए 65 का जो इसके बाद जो होगा पॉइंट, उसको कहते हैं हम लोग आउटलियर्स कहते हैं। और यहाँ पर 9 से जो बिलो होगा वो आउटलियर्स कहलाएगा, ग्राफ का जो पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या है। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो हम लोग बॉक्स देख रहे थे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इसको कहते हैं। देखिए हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम करके मेंशन किया हुआ है आपका सिलेबस में। ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू द सेंटर्ड ऑन इट्स मीडियन एंड हैव वैल्यूज इवनली स्प्रेड अराउंड द मीडियन। यानी ये जो मिडिल जो पार्ट होगा आपको हिस्टोग्राम का, वो कहलाएगा आपका मीडियन कहलाएगा। और मीडियन के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड सिमिलर आपका हिस्टोग्राम बनेगा, यानी सिमिलर आपका ग्राफ बनेगा। यानी मीडियन जो होगा मिडिल में होगा एंड हैव वैल्यू इवनली स्प्रेड अराउंड द मीडियन, अराउंड के मीडियन के अराउंड इवनली स्प्रेड होगा, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल कहते हैं। और इसमें हम लोग का बॉक्स प्लॉट विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक। जो बॉक्स प्लॉट होगा इसमें भी सिमेट्रिक होगा, यानी यहां पर M के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाए हैं Q1 और Q3, और ये जो बॉक्स बनाए हैं हम लोग Q1 Q3 उसका मिडिल पार्ट को हम लोग मीडियन लिए हैं, और जहां तक ये ग्राफ गया है आपका हिस्टोग्राम गया है उसको विस्कर्स लिए हैं, लेफ्ट विस्कर्स, और ये राइट विस्कर्स लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स,
median is the middle of the box and its whiskers are approximately equal in length. तो यहां पर देख सकते हैं आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देख सकते हैं, मीडियन आपका बॉक्स के मिडिल में आएगा, Q1 और Q3 से मीडियन का डिस्टेंस तो इक्वल ही लगभग होगा और दोनों तरफ व्हिस्कर्स का जो लेंथ होगा दोनों इक्वल होगा। यानी आप व्हिस्कर्स का लेंथ देख करके और मीडियन को देख करके आप पता लगा सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। देखिए अगर ये तो आपका सिमेट्रिकल की बात करते हैं, उसके बाद एक आएगा आपका पॉजिटिवली अस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए आपका जो मीडियन है लेफ्ट साइड प्लेस्ड है, आपका लेफ्ट साइड खिसका हुआ है आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली अस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और व्हिस्कर्स देखिए राइट साइड का जो व्हिस्कर्स है आपका बड़ा है आपका और लेफ्ट साइड का व्हिस्कर्स आपका छोटा है। यानी पॉजिटिवली अस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ग्राफ से यानी बॉक्स प्लॉट से अगर जो देखना चाहते हैं, तो अगर मीडियन लेफ्ट साइड खिसका हुआ है और व्हिस्कर्स राइट साइड का व्हिस्कर्स बड़ा है और लेफ्ट साइड का व्हिस्कर्स छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली अस्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम से आप देखना चाहते हैं तो हिस्टोग्राम से है, देखिए क्लस्टर ऑफ डेटा वैल्यूज अराउंड द मीडियन एट लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीडियन है, मीडियन जो पूरा का पूरा जो डेटा है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए क्लस्टर ऑफ डेटा वैल्यू अराउंड द मीडियन एट लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए ग्रेजुअल टेलिंग ऑफ टू द राइट। राइट में ग्रेजुअल टेलिंग यानी कम होते चला जा रहा है डेटा, और लेफ्ट साइड आपका मैक्सिमम डेटा कंसंट्रेट है, यानी हम लोग को क्लस्टर ऑफ डेटा कंसंट्रेट है। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिवली अस्क्यूड है। यानी यहां पर लेफ्ट हैंड व्हिस्कर्स शॉर्ट होगा, ये तो बता ही दिए, और राइट हैंड व्हिस्कर्स लॉन्ग होगा, और मीडियन आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स होगा, और ग्रेजुअल टेलिंग ऑफ डेटा वैल्यू टू द राइट। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। इसका अपोजिट आपका निगेटिवली अस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए इसका डेटा आपका दिखा रहे हैं निगेटिवली अस्क्यूड डेटा। निगेटिवली अस्क्यूड में इसका जो व्हिस्कर्स होगा, राइट साइड का जो व्हिस्कर्स होगा वो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, और लेफ्ट साइड का जो व्हिस्कर्स होगा वो बड़ा होगा, और इसका जो मीडियन है वो राइट साइड की तरफ खिसका हुआ होगा, यानी राइट साइड की तरफ शिफ्टेड होगा, और ये इसका जो टेलिंग होगा आपका लेफ्ट साइड होगा। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिवली अस्क्यूड, जस्ट उसका उल्टा। तो लिखिए ए क्लस्टर ऑफ डेटा वैल्यूज अराउंड द मीडियन एट द राइट हैंड एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए ग्रेजुअल टेलिंग ऑफ डेटा वैल्यू टू द लेफ्ट। बॉक्स प्लॉट से अगर जो देखना चाहते हैं तो द मीडियन ऑफ सेंटर एंड राइट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स। राइट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स होगा मीडियन, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। राइट साइड का व्हिस्कर छोटा होगा, लेफ्ट साइड का व्हिस्कर बड़ा होगा, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये निगेटिवली अस्क्यूड है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग दूसरा लेते हैं। अब देखिए हम लोग हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग आउटलियर्स फाइंड आउट करते हैं कि आउटलियर्स किसको कहते हैं। आउटलियर्स दैट मीन्स डॉट किसको कहते हैं। ए लार्ज गैप बिटवीन द मेन बॉडी एंड डेटा वैल्यू इन द टेल्स। मेन बॉडी आपका ये है, आपका मेन बॉडी आपका ये पार्ट है आपका, और उससे अगर कोई एक डेटा वैल्यू दूर है, मैंने ज्यादा गैप है, तो इस ग्राफ से हम लोग को पता लगा सकते हैं कि ये आउटलियर्स है। अगर कोई एक मेन बॉडी का जो डेटा जो दिया हुआ है आपका हिस्टोग्राम दिया हुआ है, एक लार्ज गैप्स के द्वारा जो हम लोगों को शिफ्ट किया हुआ है, तो उसको क्या लिखते हैं, लार्ज गैप बिटवीन द मेन बॉडी एंड डेटा वैल्यू इन द टेल्स इज कॉल्ड आउटलियर्स। द हिस्टोग्राम अपोजिट डिस्प्ले ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ आउटलियर्स। ये आउटलियर्स है, और आउटलियर्स को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। और Q1 और Q3 तक बॉक्स होगा आपका, अगर जो बॉक्स प्लॉट करेंगे लेफ्ट साइड का ये होगा आपका व्हिस्कर्स, और राइट साइड का ये होगा व्हिस्कर्स, और लेफ्ट साइड का ये होगा आपका व्हिस्कर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, द बॉक्स एंड व्हिस्कर्स, जो आपका बॉक्स एंड व्हिस्कर्स जो होगा रिप्रेजेंट करेगा मेन बॉडी ऑफ द डेटा, एंड द डॉट सेपरेटेड बाय ए गैप फ्रॉम बॉक्स एंड व्हिस्कर्स एंड आउटलियर्स। और आउटलियर्स कहलाएगा, उसको हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स प्लॉट इन टर्म्स ऑफ शेप, सेंटर एंड एस्पिरेट, गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये बॉक्स प्लॉट दिया हुआ है, ये आपका Q1 कहलाएगा, ये आपका Q3 कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, Q1 कहलाएगा और Q3 कहलाएगा आपका। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। इसका देखिए मीडियन कहां पर शिफ्ट किया हुआ है आपका, मीडियन लेफ्ट साइड शिफ्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड विद नो आउटलियर्स। यहां पर कोई डॉटेड पॉइंट नहीं है, इसलिए कोई आउटलियर्स इसका नहीं है। यहां पर इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट साइड का जो विस्कर से बड़ा है और लेफ्ट साइड का विस्कर छोटा है, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। मीडियन आपका 10 पर है, आपका सेंटर्ड है, आपका Q1 है 5 पर है, देखिए Q1 5 तक बॉडी है, और ये है आपका 21 तक। तो इंटरकोटाइल रेंज की जब बात करेंगे Q3 माइनस Q1 होगा, यानी 21 माइनस 5 इक्वल टू 16, और रेंज होगा यहाँ पर 0 से शुरू हुआ है और लास्ट किया है आपका 45 पर, इसका मतलब रेंज होगा 45 माइनस 0 इक्वल टू 45। दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से, देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह से। इसमें देखिए डॉटेड है आपका, तो इसका मतलब आउटलियर्स है इसमें। यहाँ पर जो मीडियन है लगभग बॉक्स के बीचों बीच है, यानी मिडिल में है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल विथ आउटलियर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल विथ आउटलियर्स एंड सेंटर्ड कहाँ है 41 पर, इसका मतलब मीडियन क्या हो गया आपका 41, और Q1 क्या है आपका 38 एंड Q3 कितना है आपका 44। तो इसका मतलब इंटरकोटाइल रेंज Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 6, इंटरकोटाइल रेंज कितना हो गया 6 हो गया। और रेंज क्या हो गया, आउटलियर्स आपका 10 पर है, 15 पर है, 20 पर है और 25 पर है। आउटलियर्स आपका 10, 15, 20 और 25 तक। तो इसका मैक्सिमम जो डेटा जो दिया हुआ है आपका, मैक्सिमम डेटा दिया हुआ है 47, यहाँ पर मैक्सिमम डेटा दिया हुआ है आपका 47 और ये दिया हुआ है आपका 10, इसीलिए इसका हो गया आपका रेंज हो गया 37। और 4 आउटलियर्स कौन हुआ 10, 15, 20 एंड 25। इस तरीके से आपका बॉक्स प्लॉट का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी तक बता दे रहे हैं एक ही बार आया है बॉक्स प्लॉट से क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी भी आता है, इसीलिए आप थ्योरी अपने से देखेंगे, इसका डिफिनीशन वगैरह, जैसे पॉपुलेशन किसको कहते हैं, पॉपुलेशन का डिफिनीशन देखिए ये दिया हुआ है आपका, जो दिया हुआ है मैं आप देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैंपल एंड सैंपल साइज किसको कहते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन सा है, तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स है आपका, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं इसको, रैंडम सैम्पलिंग मेथड को। ये सब आप थ्योरी अपने से देख लेंगे, हम पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने से देख लेंगे। उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है जो सैम्पलिंग होता है, 2 तरह का सैम्पलिंग का जो टाइप्स है वो दिया हुआ है आपका। देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिमेट्रिक सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग मेथड्स, ये जो दिया हुआ है। पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स आता है आपका, कि हम लोग पैरामीटर किसको कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं। पैरामीटर्स आपका म्यू हुआ और वेरिएंस हुआ, इसको पैरामीटर्स कहते हैं। इन प्रैक्टिस पैरामीटर्स वैल्यू आर नॉट नोन एंड एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द सैंपल वैल्यूज आर जनरली यूज्ड, दस स्टैटिस्टिक्स विच मे बी रिगार्डेड एज एन एस्टिमेट। ये थ्योरी आप देख लेंगे, थ्योरी भी आता है आपका। इसका जो नोट अनबियास्ड एस्टिमेट किसको कहते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये सब देख लेना है। और मेरा नहीं तो प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी किए हुए हूँ। अब देखिए उसके बाद देखिए आप, मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल करूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो जो मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो मैं बुक से पढ़ा हूँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपका ये दिया हुआ है, लेकिन आपका आकाश में जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम अलग दिया हुआ है, तो आप उससे भी देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, उसका कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन मैं जिस बुक से पढ़ा हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये दिया हुआ, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम आता है लिखने के लिए कि राइट डाउन सेंट्रल लिमिट थ्योरम, प्रूफ की बात नहीं करता है। इसमें मैं जो पढ़ा हूँ जिस बुक से, उसमें लिखा हुआ था इफ एक्स बार बी द मीन, एक्स बार को अगर मीन सपोज करते हैं ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ सैंपल साइज n ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग मीन म्यू
मीन हम लोग को म्यू लिए हैं, और एक्स बार है आपका, एक्स बार बी द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल साइज, यानी सैंपल मीन आपका दिया हुआ है एक्स बार, एंड मीन दिया हुआ है आपका म्यू, और एन है आपका सैंपल साइज फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, then the sampling distribution of the sample mean x bar is approximately a normal distribution with mean mu, and standard deviation is equal to होता है standard error SE of x bar is equal to sigma upon root under n, को हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यानी जहां पर भी मैं स्टैंडर्ड ऑथर का बुक लिया हूं यही लिखा हुआ है, लेकिन आपका आकाश में अलग लिखा हुआ है, इसीलिए बिना रिस्क लिए हुए आप आकाश से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आकाश से आप कर सकते हैं, या अपने डिसीजन लीजिए कि क्या लेना चाहिए। आप बहुत सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उससे आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर आएगा आपका, स्टैंडर्ड एरर भी आता है हम लोगों का, तो स्टैंडर्ड एरर का भी आप डिफिनेशन देख लेंगे इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन एस्टिमेशन का हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एस्टिमेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ, पहला, द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज 155 cm, 155 सेंटीमीटर है आपका मीन हाइट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन हाइट ऑफ 36 स्टूडेंट इज लेस देन 157 cm, ये दिया हुआ है आपका। तो n आपका दिया हुआ है साइज ऑफ द सैंपल 36, यहाँ पर मीन हाइट ऑफ द 36 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब n इक्वल टू 36। म्यू दिया हुआ है आपका 155 cm, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15, और सैंपल मीन दिया हुआ है 157। सैंपल मीन दिया हुआ है 157, देखिए 36 स्टूडेंट का जो सैंपल मीन है आपका 157, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं z इज इक्वल टू। तो z का वैल्यू कितना निकलेगा 157 माइनस 155 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू 15 दिया हुआ है 15, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा रूट अंडर 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8, इसका z होगा। और हम लोग जो नॉर्मल वेरिएट जो है z इक्वल टू, हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है यहाँ पर z, तो z के लिए हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन 157, यही कह रहा है आपका क्वेश्चन में, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द मीन हाइट 36 स्टूडेंट्स इज लेस देन 157 cm, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन 157 cm इज इक्वल टू z लेस देन 0.8। z लेस देन 0.8 की जब बात करता है तो यहाँ पर z लेस देन 0.8 की बात करता है, इसका मतलब इस तरीके से अगर जो ग्राफिकली आप इसको शो करना चाहते हैं इस तरीके से आप शो करेंगे, z इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर 0.8 ले लिए हम लोग, z इक्वल टू 0.8 लिए, तो x z लेस देन 0.8, इसका मतलब लेस देन 0.8 का मतलब हम लोग लेस देन 0.8 की जो बात करता है हम लोग का, तो इससे छोटा वाला यानी ये वाला पार्ट पूरा लेंगे, ये वाला पार्ट पूरा लेंगे, तो यहाँ से इधर तो 0.5 होगा, यहाँ से इधर 0.5 होगा, 0.5 लिए, और क्या लेंगे 0 से लेकर के 0.8 तक लेंगे, तो यहाँ पर 0 लेस देन z लेस देन n इक्वल टू 0.8, यानी ये दोनों हम लोग को ऐड कर देना है, यानी 0.5 प्लस p माने प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन n इक्वल टू z लेस देन n इक्वल टू 0.8, और ये टेबल से, और बाय टेबल से इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.2881, टेबल से हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे 0.2881, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0.7881। देन द प्रोबेबिलिटी दैट मीन हाइट ऑफ 36 स्टूडेंट्स इज लेस देन 157 इज इक्वल टू 0.7881। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोगों को ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फाइंड आउट करना है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोग पढ़े थे उस तरीके से इसका ग्राफ शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये लिए हैं, अगला क्वेश्चन, इन ए सैंपल ऑफ 1000 पीपुल है इन महाराष्ट्र, 540 राइस ईटर्स है,
540 राइस ईटर्स है, और रेस्ट आर व्हीट ईटर्स, यानी 540 अगर जो राइस ईटर्स है, इसका मतलब 460 आपका राइस व्हीट ईटर्स होगा। आप कैन बी एज्यूम दैट बोथ राइस एंड व्हीट्स आर इक्वली पॉपुलर। हम लोगों को ये टेस्ट चेक करना है हाइपोथेसिस से कि राइस ईटर्स और व्हीट ईटर्स दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है आपका 1%। अगर आपको दिया हुआ ना रहे तो आप 1% भी ले सकते हैं और 5% भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली 5% लिया जाता है। तो यहां पर n इजिकल टू दिया हुआ है, क्या है आपका 1000, x इजिकल टू नंबर ऑफ राइस ईटर्स सपोज किए 540, ये गिवन है आपका। p इजिकल टू सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स लिखिएगा x अपॉन n, मैंने x 540 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.54, ये आपका सैंपल मीन हो गया, ये आपका सैंपल मीन हो गया, सैंपल प्रोपोर्शंस हो गया आपका p, सैंपल प्रोपोर्शंस ऑफ द राइस ईटर्स हो गया आपका 0.54, जैसे मीन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस को हम लोग चेक करेंगे, मैंने सेट करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस हम लोग H0 सपोज कर लिए, H0 का मतलब बोथ राइस ईटर्स और व्हीट ईटर्स दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी है, यानी इक्वल पॉपुलर है आपका, यानी यहां पर सपोज कर लिए बोथ राइस एंड व्हीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर। और P का मतलब हम लोग सपोज कर लिए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स 0.5, अगर इक्वल पॉपुलर है तो कैपिटल P क्या हो जाएगा 0.5, तो कैपिटल P 0.5 हो गया, तो कैपिटल Q भी 0.5 हो गया, यानी राइस ईटर्स और व्हीट ईटर्स दोनों क्या होगा इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ये मानते हैं कि P इज नॉट इक्वल टू 0.5, यानी H1 हम लोग सपोज करते हैं P इज नॉट इक्वल टू 0.5, इसका मतलब टू टेल टेस्ट होगा, यानी टू टेल्ड अल्टरनेटिव्स होगा, टू टेल टेस्ट होगा, या टू टेल अल्टरनेटिव्स लिख सकते हैं या टू टेल टेस्ट लिख सकते हैं। ये हाइपोथेसिस हम लोग सेट कर लिए। उसके बाद हम लोग करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी हम लोग स्टैटिस्टिक्स से ये चेक करते हैं Z फाइंड आउट करके, Z इज इक्वल टू P माइनस P, स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाई अंडर रूट P इंटू Q डिवाइडेड बाई n। ये आपका फॉर्मूला है आपका प्रपोर्शन का, पॉपुलेशन प्रपोर्शन का ये फॉर्मूला है आपका। तो 0.54 निकला है स्मॉल p, माइनस 0.5 है कैपिटल P, डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, हम लोग अंडर रूट इसका करेंगे तो आपका कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगा Z जो आएगा 2.529 आएगा, इसको कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z टेबुलर वैल्यू से लेस हो तो H0 एक्सेप्ट होता है, जो H0 होता है नल हाइपोथेसिस होता है वो एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर टेबलेटेड वैल्यू आपका है 2.58, 1% लॉस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आपका टेबल से आप देखेंगे, या तो मैं टेबल में पहले लिख चुका हूं थ्योरी में, उसमें आप देखेंगे तो 2.58 होता है। तो Z इज इक्वल टू 2.529 इज लेस देन 2.58, इसका मतलब हम लोगों का H0 एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब H0 जो कह रहा था आपका कि बोथ राइस एंड व्हीट ईटर्स आर इक्वल पॉपुलर, इट इज करेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे सिंस कंप्यूटेड वैल्यू एट Z इज इक्वल टू 2.529 इज लेस देन 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द टेल टेस्ट 2.5। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो याद करना है, टू टेल का अलग वैल्यू आता है, वन टेल अगर ये रहता है उसका वैल्यू अलग आएगा, इसीलिए वैल्यू अच्छे तरीके से देखिएगा कि टू टेल का आप देख रहे हैं वैल्यू या वन टेल का देख रहे हैं। Hence null hypothesis is accepted, so rice and wheat eaters are equally popular in महाराष्ट्र। इसका मतलब महाराष्ट्र में इक्वल पॉपुलर है। इसी तरह से इसका हम लोग का हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे हाइपोथेसिस टेस्ट सेट करते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं कि टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से उसको हम लोग चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो और समझ में आएगा। अभी जो क्वेश्चन लिए हैं उसी तरह का है। 20 पीपुल्स वेयर attacked by disease and only 18 survived। 20 पीपल्स को अटैक हुआ कोई डिजीज का और लेकिन 18 ही सर्वाइव कर पाता है, यानी सुरक्षित रह सकता है। विल यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट द सर्वाइवल रेट इफ द अटैक्ड बाय दिस डिजीज इज 85% इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस
डैट इट इज मोर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ है 5%, तो 5% ही यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर n इक्वल टू 20 दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स हु सर्वाइव्ड आफ्टर अटैक बाय डिजीज 18 दिया हुआ है आपका। तो आपको प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स सर्वाइव्ड इन द सैंपल फाइंड आउट करना पड़ेगा p। तो 18/20 फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो 0.9 हो गया। अब हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, तो पहले नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन सर्वाइव्ड आफ्टर अटैक बाय डिजीज इन द लॉट ऑफ 85%, ये गिवन है आपका। तो एच नोट हम लोग ये लिए, यानी कैपिटल P आपका हो गया 85/100, तो कैपिटल Q हो जाएगा 1 माइनस 0.85, दैट मीन्स 0.15। इस तरीके से होगा। तो अब अल्टरनेटिव को उल्टा हम लोग लेंगे, अल्टरनेटिव को हम लोग लेंगे P ग्रेटर देन 0.85, यानी राइट टेल टेस्ट की बात करेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका 85% इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस इट इज मोर, इट इज मोर लिखा हुआ है, मोर, इट इज मोर लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहां पर P ग्रेटर देन 0.5 लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को अब टेस्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो Z इक्वल टू होता है P माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाई रूट अंडर PQ अपॉन N, और सबका वैल्यू यहां पर हम लोग लिखे। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0.6262, और हम लोग 5% ऑफ सिग्निफिकेंस की जब बात करते हैं तो इसका टेबलर वैल्यू होता है 1.645। तो इसका मतलब कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो लेस है आपका टेबलर वैल्यू से, इसीलिए एच नोट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। हेंस बी में एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी ये जो कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन सर्वाइव्ड आफ्टर अटैक बाय ए डिजीज इन द लॉट ऑफ 85%, ये करेक्ट बोल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले देखिए स्टूडेंट्स। ए क्वाइन वाज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड हेड टर्न अप 216 टाइम्स। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द क्वाइन इज अनबियास्ड। अनबियास्ड का मतलब ये त्रुटि इसमें नहीं है। तो हम लोग 50-50% सपोज करते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को हम लोग अगर जो देते हैं तो ये द क्वाइन इज अनबियास्ड। अनबियास्ड का मतलब कैपिटल P भी 0.5 होगा और कैपिटल Q भी 0.5 होगा, दोनों इक्वल है, इसीलिए 0.5 यानी हाफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सपोज कर लेते हैं कि P इज नॉट इक्वल टू 0.5, यानी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्रू टेल टेस्ट होगा। और हम लोग जानते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम लोग यहां पर दिया हुआ नहीं है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसलिए हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सपोज कर लिए। लेट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का टेबलर वैल्यू क्या होता है 1.96, आपको ये याद रखना पड़ेगा, या तो टेबल गिवन रहेगा। तो 1.9। अब हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू इसका फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ टॉसेज 400 एंड x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स टर्न अप। जो नंबर ऑफ हेड्स जो आ रहा है वो 216 दिया हुआ है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा x अपॉन n, यानी 216 अपॉन 400 यानी 0.54। स्मॉल p की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जेड स्टैटिस्टिक्स का क्या फॉर्मूला फिर होता है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग। जेड कैलकुलेटेड होगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाई अंडर रूट PQ अपॉन n। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 होगा, जो कि टेबलर वैल्यू से कम है। यहां पर जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन टेबलर वैल्यू, सो दैट H0 इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब हम लोगों का जो क्वाइन है वो अनबियास्ड है, माने इसका मतलब H0 एक्सेप्ट होने का मतलब हेंस द क्वाइन इज अनबियास्ड, यानी क्वाइन में कोई त्रुटि नहीं है, क्वाइन इज करेक्ट, फेयर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम क्वेश्चन एक और ले रहे हैं आपका। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आईपी यूनिवर्सिटी में। ए होलसेलर अप्लाइज क्लेम्स दैट 4% ऑफ द एप्पल सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव। यानी ये कंप्लेन करता है या क्लेम करता है कि 4% जो एप्पल है वो डिफेक्टिव है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 600 एप्पल्स का एक सैंपल लिया, कंटेन 36 डिफेक्टिव, जिसमें 36 डिफेक्टिव एप्पल्स है। टेस्ट द क्लेम ऑफ द होलसेलर। तो हम लोग सबसे पहले की बात अगर जो हाइपोथेसिस को अगर जो सेट करेंगे तो उससे ही आप देखिए, पहले नल हाइपोथेसिस को करेंगे तो P इक्वल टू 0.04 होगा।
इसलिए क्योंकि दिया हुआ है कि 4% ऑफ द एप्पल्स सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव। तो यहां पर पहले हाइपोथेसिस देख लेते हैं कि एच नोट क्या दिया हुआ है। एच नोट दिया हुआ P इक्वल टू 0.04। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि P ग्रेटर देन 0.04, यानी कहना है कि हो सकता है कि 4% से ज्यादा एप्पल आपका खराब हो, डिफेक्टिव हो, तो वो राइट हैंड टेल्ड की बात करेंगे। यहां पर n इजकल टू दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ एप्पल्स इजकल टू 600, x इजकल टू दिया हुआ नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल्स 36। तो फिर प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा x अपॉन n, यानी 36 अपॉन 600, यानी 0.06 इसका p होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो नल हाइपोथेसिस का जो एच नोट जो दिया हुआ था P इजिकल टू 0.04, तो यहीं पर आप निकाल सकते थे Q इजिकल टू 0.96 होगा। तो लेकिन यहां पर हम लोग फाइंड आउट किए हैं प्रोबेबिलिटी फॉर द डिफेक्टिव एप्पल्स 0.04, देयरफॉर Q इजिकल टू 1 माइनस 0.04 इक्वल टू 0.96। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात कर देते हैं। तो टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जेड अल्फा होता है 1.645। ये हम लोग टेबल से वन टेल टेस्ट के लिए हम लोग यही फॉर्मूला होता है, यही टेबल का वैल्यू होता है, टेबलर वैल्यू होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जेड कैलकुलेटेड इजकल टू P माइनस P अपॉन रूट अंडर PQ अपॉन N। हम लोग एक ही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन लिए हैं हम लोग। तो 0.06 ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, P का वैल्यू, कैपिटल P का वैल्यू, P और Q का वैल्यू अपॉन N का वैल्यू, तो 2.5 आएगा। तो 2.5 जो है आपका ग्रेटर है किससे, टेबलर वैल्यू से। यहां पर जेड कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 इज ग्रेटर देन टेबलेटेड वैल्यू, सो दैट एच नोट बी रिजेक्टेड। इसका मतलब जो होलसेलर जो बोल रहा था, क्लेम कर रहा था कि 4% आपका एप्पल डिफेक्टिव है, तो वो सही बोल रहा था। यहां पर एच नोट इज रिजेक्टेड, एच नोट इज रिजेक्टेड। इसका मतलब जो ये बोल रहा है कि द होलसेलर अप्लाइज क्लेम दैट 4% ऑफ द एप्पल सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव, ये रिजेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये रिजेक्टेड है, एच नोट बी रिजेक्टेड। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और भी तरह का क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, आकाश में जो आया हुआ है क्वेश्चन, आकाश में जो प्रीवियस ईयर आकाश में जो आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप उसको करके जाएंगे। मिड टर्म में उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिड टर्म में उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ये जो मैं बनाया हूं शायद वो हेल्पफुल हो। ओके स्टूडेंट्स, ये हेल्पफुल होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे तो मिड टर्म में आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। सारा क्वेश्चन लगभग इसी से आ जाएगा। और जो बचा हुआ है कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो आप आकाश से देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।